क्या एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सोचिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का एक सीक्रेट फॉर्मूला। जी हाँ, एटॉमिक हैबिट्स आपको सिखाएगी कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। इस सीरीज में हम हर दिन एक नया पार्ट लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। छोटी छोटी जीतों से बड़ा बदलाव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन एक नया एपिसोड, एक नई आदत। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 1, परिचय। मेरी कहानी। ये घटना मेरे स्कूल के दूसरे साल के आखिरी दिन की है। खेल के दौरान मेरे एक साथी ने बेसबॉल बैट को तेजी से घुमाया, लेकिन गलती से वो हाथ से फिसल गया। अगले ही पल वो सीधा मेरी ओर आ रहा था। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने आ गया और फिर सब कुछ काला पड़ गया। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर टकराया कि मेरी नाक की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। इतनी जोर की चोट लगी कि मेरी खोपड़ी के अंदर कुछ नसें तक प्रभावित हो गई। कुछ ही पलों में मेरा सिर सूज गया, आंखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे और नाक से लगातार खून बह रहा था। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि लोग घबराकर मेरी मदद के लिए दौड़ रहे थे। नीचे झांककर देखा तो कपड़ों पर खून के गहरे धब्बे थे। मेरे एक दोस्त ने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर खून रोकने में मदद की। उस समय मुझे एहसास नहीं था कि ये चोट कितनी गंभीर हो सकती है। मेरे टीचर ने सहारा देकर मुझे धीरे धीरे नर्स के कमरे तक पहुंचाया। पूरे स्कूल ग्राउंड को पार करके हम ऑफिस की ओर बढ़े। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मुझे संभालने की पूरी कोशिश की। जब नर्स ने मेरी हालत जांचनी शुरू की तो उन्होंने एक साधारण सवाल पूछा, अभी कौन सा साल चल रहा है? मैंने तुरंत जवाब दिया, 1998 इंच, जबकि उस समय 2002 था। नर्स ने मुझसे अगला सवाल किया, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर जॉर्ज बुश था। फिर उन्होंने पूछा, आपकी माँ का नाम क्या है? ये सवाल सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए अटक गया। दिमाग सुन्न हो गया था। 10 सेकंड बीत गए। फिर मैंने धीरे से कहा, माँ। मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि अपनी ही माँ का नाम याद करने में इतनी देर क्यों लग गई। यही मेरी आखिरी याद थी। चोट की वजह से दिमाग में सूजन आ गई थी और मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनटों में मुझे स्कूल से अस्पताल ले जाया गया। स्थिति बिगड़ती गई। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कुछ ही देर में मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। डॉक्टरों ने तुरंत ऑक्सीजन दी, लेकिन हालात गंभीर थे। स्थानीय अस्पताल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगवाया ताकि मुझे बेहतर सुविधा वाले अस्पताल ले जाया जा सके। इमरजेंसी वार्ड से मुझे बाहर निकाला गया और हेलीकॉप्टर की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे सहारा दिया, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दूसरी नर्स मेरी सांसें चेक कर रही थी। इस दौरान मेरी माँ अस्पताल पहुंच चुकी थी। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैं होश में नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। परिवार की चिंता। मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में गई और मेरे पापा घर पर मेरे भाई बहनों को खबर देने के लिए रुके। जब मेरी बहन को ये पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसी रात उसे अपने ग्रेजुएशन समारोह में जाना था, जो अब संभव नहीं था। लेकिन परिवार और दोस्तों को मुझे देखने के लिए अस्पताल आना पड़ा। स्थिति और बिगड़ती गई। जब हेलीकॉप्टर अस्पताल की छत पर उतरा तो डॉक्टर और नर्सें पहले से तैयार खड़ी थी। उन्होंने तुरंत मुझे इलाज के लिए ले लिया। अब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे बार बार झटके लग रहे थे। सर्जरी का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे कोमा में डालकर वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। मेरे माँ पापा इस अस्पताल से परिचित थे। 10 साल पहले मेरी बहन को बचपन में ल्यूकेमिया हुआ था और उसी दौरान इस अस्पताल में उसका इलाज चला था। अब 1 दशक बाद वे फिर से उसी अस्पताल में खड़े थे, लेकिन इस बार मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। जब मैं कोमा में चला गया तब अस्पताल ने मेरे माँ पापा की मदद के लिए एक पादरी और सामाजिक कार्यकर्ता को भेजा। संयोग से ये वही पादरी थे जिन्होंने 10 साल पहले मेरी बहन के इलाज के दौरान भी हमारे परिवार की सहायता की थी। सबसे भयानक रात हो चुकी थी। मैं कई मशीनों के सहारे जीवित था। मेरे माँ पापा अस्पताल के गलियारे में टहलते, कभी कुछ पल के लिए सोने की कोशिश करते, लेकिन चिंता उन्हें बार बार जगा देती। बाद में मेरी माँ ने बताया, वो हमारे जीवन की सबसे बुरी रात थी। मेरी सेहत में सुधार होना। अगली सुबह भगवान की कृपा से मेरी सांस लौटी। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल लिया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर सुन पड़ा था।
तभी एक नर्स ने परीक्षा के दौरान मुझसे कहा, इस जूस के बॉक्स को जोर से सूंघो। मैंने कोशिश की और धीरे धीरे मेरी गंध महसूस करने की शक्ति लौटने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने सांस तेजी से खींची, मेरी आंखों में ऐसा महसूस हुआ मानो कोई तेज हवा गुजरी हो। अचानक मेरी बाई आंख बाहर आ गई। डॉक्टरों के मुताबिक आंख की गोल मांसपेशी सॉकेट से बाहर निकल आई थी, जिसे ऑप्टिक नर्व ने थाम रखा था। नेत्र विशेषज्ञ ने कहा, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे सांस छोड़ोगे, आंख वापस अपनी जगह आ जाएगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा। शारीरिक समस्याएं और दर्द। इसके बाद मुझे शल्यक्रिया से बेहोश किया गया ताकि आंख को वापस रखा जा सके। जब मैं जागा तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो बॉक्सिंग रिंग में गलत दिशा में खड़ा हूँ। हम घर लौट आए, लेकिन मेरी हालत गंभीर थी। नाक टूटी हुई थी, चेहरे की कई हड्डियां टूट चुकी थी, बाई आंख पूरी तरह फूली हुई थी। धीमी लेकिन मुश्किल रिकवरी। आने वाले महीने बहुत कठिन रहे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे जीवन थम गया हो। हफ्तों तक मुझे सब कुछ दोहरी छवि में दिखता था। मैं सीधे नहीं देख पाता था। पूरा एक महीना लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी आंख ठीक होने लगी। मेरी दृष्टि पूरी तरह सामान्य होने में 8 महीने लगे। जब मैं फिर से चलने लायक हुआ, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। जब मुझे चोट लगी और रिकवरी के लिए बेसिक एक्सरसाइज कराई गई, तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ पीछे छूट गया हो। मैं बस सीधी लकीर पर चल रहा था, बिना किसी एक्साइटमेंट के। कुछ पल ऐसे थे जब मैं पूरा टूट सा जाता था, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी महसूस होता था। 1 साल बाद जब मैंने फिर से बेसबॉल के मैदान पर कदम रखा, तो मुझे समझ आया कि अभी भी मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। बचपन से ही बेसबॉल मेरी जिंदगी का हिस्सा था। मेरे पापा भी माइनर लीग में खेले थे और मैं भी प्रोफेशनल प्लेयर बनने का सपना देखता था। चोट के बाद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी फिर से मैदान पर लौटना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब नया सीजन शुरू हुआ तो मुझे यूनिवर्सिटी की टीम से बाहर कर दिया गया। मुझे जूनियर यूनिवर्सिटी की टीम में भेजा गया, जहाँ मैंने खुद को बहुत अकेला और कमजोर महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहा। मुझे याद है उस दिन जब मैं अपनी कार में बैठकर चुपचाप रो रहा था, लेकिन तभी मैंने रेडियो ऑन किया और एक गाना बजने लगा जिसने मेरा मूड बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि चीजें हमेशा हमारे फेवर में नहीं जाती, लेकिन हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। इसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद को बदलने की ठानी। मैंने छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। 1 साल बाद मैं यूनिवर्सिटी की टीम में सीनियर प्लेयर के तौर पर शामिल हुआ, लेकिन मैदान में ज्यादा खेल नहीं पाया। हाई स्कूल में मैंने सिर्फ 11 पारियां खेली थी, जो किसी भी गेम से थोड़ी ही ज्यादा थी, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं खुद को बेहतर बना सकता हूँ, तो मैं ग्रेट प्लेयर भी बन सकता हूँ। और यही सोचकर मैंने अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के रूटीन को मजबूत बनाया। आदतों से मिली सीख। डेनसन यूनिवर्सिटी जाना मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे बेसबॉल टीम में जगह तो मिली, लेकिन सबसे नीचे के रोस्टर में। पर मैं खुश था क्योंकि मैं सही दिशा में था। मुझे पहली बार समझ आया कि छोटी आदतों की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। यही वो जगह थी जहां मैंने जाना कि अगर हम छोटी चीजों पर ध्यान दें तो बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। बेसबॉल टीम में मेरी एंट्री तुरंत नहीं हुई, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त रात भर जागते और वीडियो गेम खेलते थे, लेकिन मैंने जल्दी सोने की आदत डाल ली। कॉलेज के हॉस्टल के उस भागदौड़ भरे माहौल में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना सीखा। ये छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन इन्हीं से मैंने अपने जीवन को कंट्रोल करना सीखा। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा, जो मेरे पढ़ाई के तरीके और कक्षा के प्रदर्शन में भी नजर आने लगा। पहले ही साल मुझे लगातार अपग्रेड मिलने लगे। आदतें, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बार बार करते हैं और धीरे धीरे ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे जैसे मैं हर सेमेस्टर पास करता गया, मैंने लगातार अच्छी आदतों को अपनाना जारी रखा। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा और मुझे भी एहसास हुआ कि आदतों की ताकत क्या होती है। उदाहरण के लिए, पहली बार जब मैंने हफ्ते में 4 दिन वेटलिफ्टिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया, तो ये बस एक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जब सालों तक ये सिलसिला जारी रहा, तो नतीजे साफ दिखने लगे। मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच थी और वजन 170 पाउंड 77 किलोग्राम से बढ़कर 200 पाउंड 91 किलोग्राम हो गया।
जब मेरा जूनियर साल शुरू हुआ तो मुझे पिचिंग स्टाफ में जगह मिल गई। इसके बाद मुझे टीम कैप्टन के रूप में चुना गया। फिर सीनियर ईयर के अंत तक मैं ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए भी चुना गया। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। जब एक समय मुझे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाना पड़ा और मैं कोमा में चला गया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक आ पाऊंगा। लेकिन 6 साल बाद मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी में पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया और मेरा नाम ESPN अकादमिक ऑल अमेरिकन टीम में आया। पूरे देश में सिर्फ 30 खिलाड़ियों को इस लिस्ट में जगह मिली थी। तब तक मेरा नाम स्कूल के रिकॉर्ड बुक में 8 अलग अलग श्रेणियों में दर्ज हो चुका था। उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च अकादमिक सम्मान प्रेसिडेंट्स मेडल मिला। शायद ये सब सुनने में किसी प्रेरणादायक कहानी जैसा लगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी खेल उपलब्धियां कोई ऐतिहासिक नहीं थी। मैं कभी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाया, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मैंने कुछ बहुत कीमती हासिल किया। मैंने अपनी पूरी क्षमता को विकसित करना सीख लिया। मुझे यकीन है कि इस किताब में बताए गए विचार आपकी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने में मदद करेंगे। हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। चोट मेरे जीवन की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसने मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण सीख दी। जो बदलाव पहले छोटे और मामूली लगते हैं, वे समय के साथ मिलकर बड़े और प्रभावशाली नतीजे देते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में नुकसान उठाते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हमारी आदतों की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। आप उन्हीं आदतों के अनुरूप परिणाम पाते हैं, इसलिए बेहतर आदतें अपनाकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग रातों रात चौंका देने वाली सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। कोमा से लेकर एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक मेरी यात्रा एक ही पल में नहीं हुई, बल्कि ये धीरे धीरे एक एक कदम करके पूरी हुई। छोटे छोटे बदलावों और छोटी छोटी जीतों ने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने तरक्की का एक तरीका अपनाया जो छोटे कदमों से शुरू हुआ। कुछ सालों बाद जब मैंने खुद का व्यवसाय शुरू किया और फिर इस किताब को लिखा, तब भी मैंने इसी रणनीति को अपनाया। कैसे और क्यों मैंने ये किताब लिखी? मैंने नवंबर 2012 में jamesclear.com पर लिखना शुरू किया। कई सालों तक मैंने अपने निजी अनुभवों को नोट्स की तरह अपने पास रखा, लेकिन फिर मैंने इन्हें सबके साथ साझा करने का फैसला किया। हर सोमवार और गुरुवार को मैं एक नया आर्टिकल लिखता। कुछ ही महीनों में इस रूटीन ने मुझे 1000 ईमेल सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया और 2013 के अंत तक ये संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई। 2014 तक मेरी ईमेल लिस्ट लाखों तक पहुंच गई और मेरा ब्लॉग इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ते प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया। 1 साल पहले तक मैं सिर्फ लिख रहा था, लेकिन अब मैं आदतों का विशेषज्ञ बनने लगा था। ये मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव था, जहां मैं खुद भी सीख रहा था और अपने पाठकों के साथ प्रयोग भी कर रहा था। 2015 में जब मेरे सब्सक्राइबर्स 2 लाख तक पहुंच गए, तब मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ इस किताब को लिखने का करार किया। अब आप इसे पढ़ रहे हैं और मेरी यही कोशिश है कि ये किताब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करे। जैसे जैसे मेरे पाठकों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे मेरे लिए नए मौके भी खुलते गए। बड़ी कंपनियों ने मुझे आदतों के विज्ञान, व्यवहार में बदलाव और लगातार सुधार जैसे विषयों पर बोलने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अमेरिका और यूरोप में कई बड़े इवेंट्स में मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर बोलने का मौका मिला। 2016 से मेरे आर्टिकल्स टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश होने लगे। मुझे भी इस बात की हैरानी हुई कि उसी साल मेरे आर्टिकल्स को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा। बड़ी बड़ी कंपनियों के कोच और टीमें भी मेरी बातों को अपनाने लगी और अपने ग्रुप्स में शेयर करने लगी। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी की नींव रखी। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच बन गया जो बेहतर आदतें अपनाना चाहते थे। फॉर्च्यून 500 कंपनियों से लेकर नए स्टार्टअप्स तक हर कोई अपने लीडर्स, कोच और ट्रेनर्स को यहाँ भेजने लगा। 6000 से ज्यादा लोगों ने इस एकेडमी में ट्रेनिंग ली और इसे सराहा। मेरे खुद के अनुभवों ने भी मुझे ये सिखाया कि आदतों को हकीकत में बदलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। जब 2018 में ये किताब पूरी हुई तो मेरी वेबसाइट jamesclear.com पर हर महीने लाखों विजिटर्स आने लगे और 50,000 से ज्यादा लोग मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर चुके थे। ये सब मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना आगे बढ़ेगा। ये किताब आपको कैसे मदद करेगी? नवल रविकांत ने कहा है, कोई भी महान किताब लिखने से पहले आपको खुद एक किताब बनना पड़ता है। इस सफर में मैंने खुद पर कई एक्सपेरिमेंट किए, छोटी छोटी आदतों को अपनाया
और उनकी ताकत को महसूस किया। चाहे जिम जाना हो, मैदान में बेहतर परफॉर्म करना हो या एक सफल बिजनेस चलाना हो, हर जगह आदतों ने मेरी मदद की। और चूंकि आपने ये किताब उठाई है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने अंदर छिपी सारी क्षमताओं को पूरी तरह से निखारना चाहेंगे। बेहतर आदतें बनाने की शुरुआत। आगे के पन्नों में मैं आपको एक आसान और असरदार तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बेहतर आदतें बना सके। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल जाए, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो आपको जरूर फर्क दिखेगा। जो भी बातें मैंने यहाँ लिखी है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। मैंने खुद इन तरीकों को आजमाया है और देखा है कि विज्ञान भी इन्हें सपोर्ट करता है। ये गाइड आपको बताएगी कि आदतें कैसे बनाई जाती है, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और किस तरह उन्हें लंबे समय तक बनाए रखा जाए। मैंने इसमें कई विषयों को जोड़ा है, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ आपको धीरे धीरे लेकिन मजेदार तरीके से सीखने में मदद करेगा। अगर आपको इसमें कोई भी टिप्स काम की लगे तो जरूर अपनाइए, लेकिन अगर आपको कोई चीज रिलेटेबल न लगे तो उसे छोड़ सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इस किताब में क्या खास है? इस किताब में 4 स्टेप्स का जिक्र किया गया है जिनके जरिए आप अपनी आदतें सुधार सकते हैं। संकेत, आदतों की शुरुआत करने का ट्रिगर। ललक, इसे जारी रखने की इच्छा। प्रतिक्रिया, वो एक्शन जो आप लेते हैं। पुरस्कार, जो आपको मोटिवेट करता है। इन 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूत और बुरी आदतों को कमजोर बना सकते हैं। इसका आइडिया नया नहीं है। 1930 के दशक में B.F. स्किनर जैसे वैज्ञानिकों ने भी इस पर काम किया था, लेकिन इस किताब में आपको इसे एक आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाएगा जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। क्या ये आपके काम आएगा? बिल्कुल, आप इसे अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे फिटनेस में सुधार करना हो, बेहतर पढ़ाई करनी हो, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना हो या फिर अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करना हो। कोई भी आदत बनाना या बदलना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन याद रहे, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। कल इसी समय मिलेगा अगला पार्ट, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक छोटी छोटी जीतें हासिल करते रहो।